गुड मॉर्निंग। आज इकाई 10 में हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। पहले ये समझना है जैव प्रक्रम होता क्या है। तो वे सभी प्रक्रम या प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि, ये सब क्या है? जैव प्रक्रम है। समझ में आया? ये क्लियर है ना? ऐसे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सहायक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, सहायता करते हैं, उसे जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं या जो लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इसमें पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन और परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। सभी जीवों को जीवित रहने व क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। यहां पर आप देख सकते हैं पोषण। पोषण क्या है? जीवों द्वारा भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे जीव जो भी भोजन या जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, जब उसको पचाते हैं तो वहां से उनको पोषक तत्व प्रदान होता है और यही पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया ही पोषण कहलाती है। पोषण की क्रिया में दो भाग होते हैं। एक, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना अर्थात अंतर ग्रहण करना, अंतर ग्रहण, क्लियर है? और दूसरा होता है पाचन। क्लियर? यानी पोषण प्रक्रिया में दो भाग होते हैं। एक तो विभिन्न खाद्य पदार्थों को अंतर ग्रहण करना यानी कि शरीर के अंदर ले जाना और दूसरा उसका पाचन करना। क्लियर है? यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये दांत, जीभ, लार ग्रंथियां, गर्सनी, है ना, एपिग्लॉटिस, यकृत, पित्ताशय, है ना, डियोडिनम, अग्न्याशय, जठर निगम, अवरोधनी, आमाशय, गर्सिका, अग्न्याशय, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत, ये मलाशय, गुदा, परिशेषका, अंधनाल। अब ये कैसे होगा? देखिए, पहले ये समझेंगे तब ये चित्र पूरा समझ में आएगा। क्लियर है? देखिए, अंतर ग्रहण क्या होता है? मानव सहित सभी जीवों में भोजन का अंतर ग्रहण मुख द्वारा होता है। ओके? और मानव में जो पाचन होता है, अंतर ग्रहण समझ में आया? अंतर ग्रहण मानव सहित सभी जीवों में जो भोजन का अंतर ग्रहण होता है वो मुख के माध्यम से हम लोग भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, भोजन को अंदर शरीर के अंदर ले जाते हैं। फिर उसके बाद होता है पाचन। मानव में पाचन कैसे होता है? मनुष्य में मुख द्वारा, है ना, ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका द्वारा गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं, है ना, जो इस तरीके से इस नलिका के माध्यम से ये जो है, ये नलिका के माध्यम से भोजन शरीर के अंदर जाता है और ये आहार नाल कहलाता है। अगर पूछा जाए मनुष्य में जो है भोजन शरीर के अंदर कौन सी नलिका के द्वारा, है ना, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो आपको बोलना है आहार नाल, जो कि एक लंबी नलिका होती है। अब भोजन मुख से मुख गुहा में आता है। आप यहां देख सकते हैं ये मुख वाला पोर्शन है और ये पूरा मुख गुहा है जहां पर जीभ, दांत, ये सब पाए जाते हैं। तो भोजन मुख के माध्यम से मुख गुहा में, है ना, आता है और भोजन उसके बाद दांतों की सहायता से तोड़ा जाता है, चबाया जाता है ना, दांतों की सहायता से काटा, पीटा, तोड़ा, चबाया जाता है। और उसके बाद जैसा कि पता है सबको, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। एक पहला दांत होता है कृंतक, है ना, दूसरा होता है रदनक, ओके, तीसरा होता है अग्रचौरडक और इसके बाद होता है चौरडक। कृंतक दांत 2 जोड़ी में, यानी कि 2 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। एक जोड़ी ऊपर, एक जोड़ी नीचे। ऊपर वाले जबड़े में 2 दांत, नीचे वाले जबड़े में 2 दांत, मतलब कुल मिलाकर 4 दांत। इसी तरह रदनक एक जोड़ी पाया जाता है ना, एक एक नीचे और एक ऊपर। और अग्रचौरडक 2 जोड़ी दांत पाया जाता है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, 2 जोड़ी ऊपर, 2 जोड़ी नीचे। इसके बाद चौरडक जो होते हैं 3 जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब 6 दांत ऊपर,
6 दांत नीचे, तो बताओ 6 4 10, है ना, क्या हो गया 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, एक जबड़े में 16 दांत, तो ऊपर नीचे को मिलाकर कितना हो जाएगा 32। समझ पाए? तो मनुष्य में कितने दांत होते हैं 32 दांत। अच्छा, कृंतक का काम होता है भोजन को कुतरना, भोजन को काटना, भोजन को कुतरना, भोजन को काटना, और रदनक का काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना। ओके, और अग्रचौरडक होता है भोजन को चबाना, और भैया चौरडक का काम होता है भोजन को पीसना। याद रखो कौन से दांत का क्या काम है। अब यहां पर देखिए दांतों के माध्यम से, अब देखिए दांतों द्वारा काटे और चबाए हुए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है ना, यानी कि जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं, दांतों से काटते पीसते हैं, तब उसमें लार ग्रंथ से लार मिलती है, जिससे भोजन चिकना लसलसा हो जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है, ध्यान देना क्वेश्चन बनता है, लार में टाइलिन एंजाइम होता है, और ये टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है। क्लियर है? और इसलिए जब भोजन को चबा चबा कर खाया जाता है तो भोजन का टेस्ट थोड़ा सा मीठा आने लगता है। ओके, लार के साथ चिकना भोजन गर्सनी से ग्रास नली में जाता है, फिर आमाशय में पहुंचता है। अब ये समझी, लार से यहां से भोजन पीसा गया दांत के माध्यम से, इसमें लार ग्रंथियों से लार मिला, फिर गर्सनी के माध्यम से होते, गर्सनी ग्रास नली के माध्यम से होते हुए कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। गर्सनी ग्रास नली गर्सिका इन सबसे होते हुए भोजन सबसे पहले कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। ओके, अब जब आमाशय में पहुंचता है तब क्या होता है, देखिए आमाशय की दीवार से जठर रस का श्रावण होता है। जब आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलता है, गन्ने का रस नहीं, जठर रस का श्रावण होता है। ध्यान देना, जठर रस, और जिसमें जठर रस में होता है पाचक एंजाइम, मतलब भोजन को पचाने वाला एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। क्लियर? और श्लेष्म पाया जाता है। श्लेष्म म्यूकस, नाक जैसा लसलसा पदार्थ, श्लेष्म के वजह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। क्लियर है? और ये अम्ल, पाचक एंजाइम और श्लेष्म, इन सबके प्रभाव से वो भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। अब यहां पहले समझते हैं पाचक एंजाइम क्या होता है। पहले ये समझना है कि पाचक एंजाइम क्या होता है। देखिए पेप्सिन द्वारा, पाचक एंजाइम में पहला पेप्सिन की बात किया गया, तो पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। याद रखना, पेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। खासकर दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन यह है पेप्सिन, नहीं केसीन होता है दूध में, भैंस के दूध में। लेकिन पेप्सिन के माध्यम से, पेप्सिन तो पाचक एंजाइम है ना, तो पेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन होता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है ना। ये अब आगे देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दूसरा बात है, इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। जैसे जब पलटी वल्टी होती है तो भोजन खट्टा लगता है, खट्टी डकार आते, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है ना, जिससे भोजन के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। भोजन के जो जीवाणु रहते हैं वो अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, और इससे भोजन सड़ने से बच जाता है। भोजन नहीं सड़ता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना रहे तब तो भोजन भाई सड़ जाएगा पेट में। क्लियर? आमाशय से भोजन, अब आमाशय में पहले भोजन पहुंचा था ना, आमाशय से क्या निकला, पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्म। अब आमाशय से भोजन आगे चलता है, ठीक है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। याद रखना, आमाशय से भोजन कहां जाता है, छोटी आंत में पहुंचता है, और यहां छोटी आंत पर, यहां पित्ताशय से पित्त रस निकलता है।
पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस इसमें मिलते हैं। यानी जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत के पास वही पित्ताशय और अग्न्याशय रहते हैं। पित्ताशय ने निकाला पित्त रस, अग्न्याशय ने निकाला अग्न्याशयी रस, इसमें मिल जाते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम से भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। यानी कि छोटी आंत में किसका पाचन होता है? खासकर प्रोटीन और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है और भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। समझ में आया? अब क्या होता है, छोटी आंत में जब पहुंचता है तो वहीं पर छोटी आंत के अंतिम भाग में एक उंगली नुमा उभार होते हैं जिसे बिलाई या रसा अंकुर कहते हैं। याद रखना, छोटी आंत के अंतिम भाग में एक अंगुली के समान उभरा हुआ भाग रहता है और उसको बिलाई या रसा अंकुर कहते हैं। और इनसे भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित होते हैं। मतलब ये बिलाई क्या करते हैं, जो भोजन में प्रोटीन है, जो भोजन में वसा है, जो भोजन में जो भी भोजन के पोषक तत्व है उनको क्या करते हैं? सोख लेते हैं, है ना, अवशोषित करते हैं और इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, अब भोजन पच गया, भोजन क्या हुआ? पच गया। तो अब आता है स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि और जैविक क्रियाओं के संचालन में उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जैसे बिलाई ने क्या किया? पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया। बिलाई ने क्या किया? पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया। अब वो पोषक पदार्थों को शरीर में जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां भेज देता है और शरीर का वृद्धि, विकास और जैविक क्रियाओं का संचालन अच्छे से करता है, एनर्जी देता है, काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। समझी? आगे अब क्या होता है, अब कुछ भोजन तो भाई बचा रह जाता है, मतलब सारा गंदगी रहती है ना, तो बचा हुआ अवशिष्ट, बचा हुआ अपशिष्ट या अनुपयोगी भोजन जो काम की चीज नहीं रहता है, वो अनुपयोगी भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है ना। अर्ध ठोस के रूप में, एकदम मतलब पत्थर नहीं रहता, अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है और गुदा द्वारा मल के रूप में, गंदगी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण, बाहर छेप देना। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखिए अब क्या होता है, सूक्ष्म जीव। ये तो हो गया मानव में कैसे होता है भोजन का पाचन। समझ में आया पूरी प्रक्रिया? ऐसे पाचन होता है, इसलिए लोग कहते हैं पानी वानी पिए करो ताकि ये जो अर्ध ठोस के रूप में रहे, पत्थर हो जाएगा। आगे देखो, सूक्ष्म जीव अमीबा में, अब जीवों की बात करते हैं ना। सूक्ष्म जीव अमीबा में कूटपाद पादाभ भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है और हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जैसे सूक्ष्म जीव की बात करें तब सूक्ष्म जीव में अमीबा में भोजन कूटपादी पादाभ या स्यूडोपोडिया के द्वारा भोजन ग्रहण करता है और हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा। घास खाने वाले जंतुओं में, है ना, सीकम पाया जाता है और इसकी वजह से सेल्यूलोज का पाचन हो जाता है, क्योंकि सीकम की वजह से ही सेल्यूलोज का पाचन होता है। हम लोग मतलब नहीं पचा सकते हैं जो जंतु खाते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर क्या नहीं होता है? हाँ, सेल्यूलोज नहीं, हम लोग के अंदर सीकम नहीं होता है, इसलिए सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। और घास में सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। नहीं, सेल्यूलोज एक ये पदार्थ है, ओके, जिससे एक एनर्जी मिलती है, हम लोग नहीं पचा सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग के अंदर सीकम नहीं पाया जाता है। अब पशुओं में जल्दी निगला हुआ भोजन, जैसे पशु देखे होंगे लालच में जल्दी 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 भोजन खा लेते, पचाते बाद में, पगुरा कर बाद में करते। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पशुओं में अलग पेट होता है। एक ऐसा पेट होता है जहां पर ये रख लेते, फिर निकाल कर पचाते हैं, फिर दूसरे पेट में भेजते हैं। देखो यहां पर दिया गया है ना, पशुओं में जल्दी निगला हुआ मतलब खाया हुआ भोजन आमाशय के भाग रुमेन में भंडारित हो जाता है, वहां पर जाकर गोदाम, वहां पर जमा हो जाता है और पशुओं द्वारा पुनः चबाना रोमंथन कहलाता। बाद में भोजन को निकाल कर चबाते रहते हैं, है ना, पगुराते रहते हैं। तो जब वो पगुराते हैं तो खाने को पचाते हैं। अब समझिए ऐसा क्यों करते हैं। और
ऐसे पशु को, ऐसा जो पशु ऐसा काम करते हैं उनको रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं या कहलाते हैं। समझ में आया? बहुत चालाक होते हैं ऐसे पशु। देख रहे हो, जल्दी जल्दी हम लोग के अंदर नहीं होता है। अगर हम लोग के अंदर हो तो हम लोग भी जल्दी जल्दी खाकर बाद में फिर जब देखें खाली टाइम में कोई नहीं है तब निकाल कर चबा रहे हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम हम लोग के अंदर नहीं होता है। आगे देखो, पौधों में पोषण कैसे होता है? हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना लेते हैं। ये कहते हैं रहने दो, हम स्वयं बना लेंगे अपना भोजन, है ना। और इसलिए पौधों को, हरे पौधों को स्वापोषी कहते हैं। हम लोग अपना भोजन नहीं बना पाते, पौधों का भोजन खाते हैं, इसलिए हम लोग को या हम लोग और जंतुओं को परपोषी कहा जाता है, लेकिन पौधों को स्वापोषी कहा जाता है। क्लियर है? अब प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई, ये भी समझना है। चूंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन अपना बनाते हैं ना, तो देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 6 रेशियो में और जल 6 रेशियो में, कार्बन डाइऑक्साइड 6 रेशियो में और जल 6 रेशियो में सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की सहायता से इसको बनाया जाता है ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन बनता है। ये चीज आपका प्रकाश संश्लेषण की एक अभिक्रिया और होती है। 6 रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड और 12 रेशियो में जल लेकर ये बनाया जाता है। वही प्रोसेस है कि सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ये भोजन अपना बनाते हैं। C6H12O6, है ना, इसके साथ में ये बनाते हैं 6 रेशियो में ऑक्सीजन गैस और 6 रेशियो में जल भी बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। क्लियर? वैसे सही क्वेश्चन तो यही है, लेकिन दोनों याद रखो। ओके, ऑप्शन में मान लो ये दिखता है तब भी सही है, ये दिखता है तब भी सही, दोनों नहीं दिखेगा। अगर दोनों दिखेगा तो ए और बी करके ऑप्शन रहेगा। आगे देखिए, पौधे पत्तियों में बने भोजन ग्लूकोज को अपनी वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। पौधे जो भोजन बनाते हैं हमारे लिए नहीं बनाते हैं, वो तो अपने लिए बनाते हैं, लेकिन हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग भोजन तो बना नहीं पाते, तो भाई पौधों का भोजन खाएंगे। यही देखो, पौधे जो भी भोजन बनाते हैं पत्तियों में रखते हैं। पत्तियों में बनाए गए भोजन ग्लूकोज को अपनी वृद्धि, तुम्हारी नहीं, अपनी वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं, और बचा हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल में संचित हो जाता है और वो सब मोटा हो जाता है। क्लियर है? जैसे आलू के पौधे में तने, यानी कि जो हम आलू खाते हैं ना, वो तना खाते हैं। आलू के पौधे ने जो भोजन बनाया है वो भोजन जाकर कहाँ स्टोर हो जाता है? तने में, और तना फूल जाता है, और हम लोग आते हैं आलूए को, तने को ही खा जाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और भी कई सारी चीजें। इसी तरह मूली में भोजन कहाँ संचित रहता है? जड़ में रहता है। मूली में पत्ती के माध्यम से भोजन बना, लेकिन जाकर स्टोर कहाँ होता है? नहीं, मूली में जड़ हो। अब बताओ, हम लोग जड़ खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं। इसी तरह गोभी के फूल में, गोभी में भोजन कहाँ है? फूल, इसलिए गोभी का हम फूल खाते हैं। गोभी का पत्ती खाती हो क्या? नहीं, क्योंकि गोभी ने भोजन कहाँ छुपा कर रखा है, इसलिए हम फूल ही तोड़ लाते हैं। क्लियर है? आगे इसी तरह पालक में भोजन कहाँ रहता है? पत्ती में, इसलिए पालक की हम पत्ती खाते हैं। टमाटर, भिंडी, मिर्च आदि के फलों में, टमाटर, भिंडी, मिर्च, ये सब अपने फल में, तो इसलिए फल को तोड़ रहे हैं। मतलब जिसमें भोजन संचित, पौधे बड़ा चालाक होते हैं। देखो, आलू ने भोजन बनाया, उसको तने में कलेक्ट किया, और हम लोग भी चालाक, पता चल गया, तना ले। मूली ने भोजन बनाया, पत्तियों के माध्यम से भोजन बनाया, लेकिन मूली ने भोजन कहाँ रखा? अपना भोजन कहाँ छिपा कर रखा है? इसलिए हम भैया पत्ती को निकाल कर फेंक दिए, पत्ती का साग बना लिए। और हाँ, देखो इतने चालाक है। आगे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए
इन्हें उत्पादक कहते हैं, और जबकि अन्य जीव हरे पौधों का भोजन खाते हैं, इसलिए अन्य जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक कौन है? हरे पौधे। हम लोग क्या है? उपभोक्ता। आगे देखिए, परपोषी पौधे, जो पौधे भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी पौधे कहलाते हैं। जैसे परपोषी पौधों में दो प्रकार के पौधे होते हैं या दो प्रकार के जीव होते हैं। एक मृतोपजीवी, इन पौधों में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब बताओ ऐसा पौधा जिसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, कुकुरमुत्ता, मशरूम, राइजोपस, ये पौधे हैं लेकिन इनमें पर्णहरिम नहीं पाए जाते और अपना भोजन नहीं बनाते हैं, अतः ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये भोजन, ये जो मृतोपजीवी हैं, ये पौधों से भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, ये मरे हुए चीजों से, मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नाम ही हो गया मृतोपजीवी। जो मृत जीवों से भोजन प्राप्त करे उनको कहते हैं मृतोपजीवी, है ना। हाँ, इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, मशरूम, राइजोपस। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, मशरूम खाए हैं, मैंने उगाया भी है। आगे देखो, परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? वे पौधे जो अपना भोजन अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते। अमरबेल, मतलब ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद तो नहीं बनाते, जाकर दूसरे पौधों से चिपक जाते हैं और दोस्ती कर लेते हैं और भोजन खाते रहते हैं। ऐसे पौधे क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं। तुम लोग देखी होंगी आम के पेड़ पर ऐसे लपेट, है ना, ऐसे एकदम सांप की तरह लपेट कर जो है बावर, हाँ, इसको क्या कहते हैं? बावर, वही है। सहजीवी एक ऐसे पौधे हैं। कुछ पौधे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीते। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि गोइयां सहेली बन जाते हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे, वो उनकी हेल्प करेंगे। देखो, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीते हैं, ऐसे पौधे सहजीवन कहते हैं। ऐसे पौधों को सहजीवी कहते हैं, जैसे लाइकेन, चना और राइजोबियम। अब राइजोबियम और ये चना, ये दोनों एक ही खेत में रहते हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्लियर है? राइजोबियम जमीन के अंदर पाया जाता है, ये जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु भी है ना। तो राइजोबियम, इसी तरह कई सारे पौधे हैं जो कि सब लोग कहते हैं ना कि दो पौधे को साथ में उगाओ, दोनों पौधों की उपज अच्छी होती है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब कुछ होते हैं भैया, ऐसे पौधे होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता तो कीटों को ही खा लेते हैं। अब देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खा लेते हैं, उनको कीट का भक्षण करने वाला कीट भक्षी पौधा कहलाएगा। देखो, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे या कुछ पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खा जाते हैं और इन्हें कीट भक्षी कहते हैं, कीट भक्षी कहते हैं। जैसे घटपर्णी, ड्रोसेरा, बीनस, फ्लाई ट्रैप। और ये पता, बहुत चालाक के घड़े की तरह अपना मुंह खोले रहेंगे, जैसे कोई कीड़ा है तुरंत मुंह बंद। क्लियर है? ऐसे आप लोग इसको सर्च करके देखना, एकदम पूरा घड़े की तरह रहेंगे, जैसे कोई कीड़ा है तुरंत बंद, अब खाली, उसके बाद कुछ देर के बाद फिर खोलेंगे मुंह अपना। क्लियर है? अच्छा, समझ में आया? अब यहाँ पर देख, अब ये जो आपने पढ़ा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चन का आंसर हम सब लोग को मिलकर बताना है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है, बताओ कौन सा पाचक एंजाइम नहीं? तो इसमें इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। ओके, याद रखना इस चीज को। आगे देखिए, पित्त रस स्रावित होता है, तो पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत द्वारा स्रावित होता है, याद रखिए। आगे, स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है, बताइए कौन है? कैल्शियम, ये तो सबको पता रहना चाहिए, है ना। आगे, पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित रहता है? अभी बताया गया था, पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। आगे, पौधे हमें किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। आगे, वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है, बताइए वृद्धि के कारण जीव में कैसा परिवर्तन होता है? आकार एवं आयतन का। आगे, कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? बताइए, हाँ, किस रूप में होता है? एटीपी के अणुओं में, याद रखना। कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। आगे, हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है,
तो हाइड्रा अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है? स्पर्शकों द्वारा प्राप्त करता है। आमाशय में स्रावित करता है, बताओ आमाशय में स्रावित करता है। आमाशय में किस चीज का श्रावण होता है? तो तनु, अरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अभी पढ़ाया गया था आमाशय से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आगे, कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में कमी होती, किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। आगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत होता है। नाम पर मत जाना, नहीं तो नहीं ये तो छोटकी, ये तो बड़की, बड़ी आंत लगाओ, नहीं छोटी आंत होता है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। अच्छा, प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 या 2 जोड़ी। कूटपाद की सहायता से चलने वाले प्राणी कौन है? तो अमीबा है। मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर के पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है? 10%। याद रखना, 2019 का क्वेश्चन है। किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? तो हाइड्रा में स्पर्शकों द्वारा होता है। इनमें से अरे सॉरी यार, ये तो पाप हो गया। आगे, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लार है ना, लार पाचन करता है, पाचन में सहायक होता है। त्वचा संवेदी अंग है। वृक्क प्रजनन अंग है, ये गलत है ना। रक्त परिसंचरण है, ये वाला गलत है तुम्हारा। आगे, भोजन का पाचन होता है, बताइए भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? भोजन का पाचन होता है तुम्हारा बड़ी आंत में होता है भोजन का पाचन। ये तो कहाँ गया? गलत है। भोजन का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन तो संग्रहित होता है। भोजन क्या होता है? वहां पर एकत्रित होता है भोजन। याद रखना, बड़ी आंत में भोजन है ना स्टोर रहता है। बड़ी आंत से मलाशय में जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन छोटी आंत होता तो छोटी आंत लगाते, है ना। उसे भोजन का पाचन यकृत में, लीवर में, तो यकृत की सहायता से होता है। अब ऑप्शन नहीं, इसलिए बड़ी आंत करेंगे, लेकिन बड़ी आंत नहीं होगा। अगर छोटी आंत होता है तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करते? छोटी आंत। अभी ये तो मजबूरी है भाई। वैसे इसका भोजन का पाचन किसमें करेंगे? छोटी आंत में करेंगे। वैसे ये हमें लगता है क्वेश्चन गलत है, इसको मैं चेक करूंगा। ओके, आगे, कौन सा अंग अमीबा को भोजन ग्रहण करने में मदद करता है? तो कूटपाद होता है। खरगोश में आहार नाल का कौन सा भाग सेलुलोज के पाचन से संबंधित है? सीकम। जठर रस स्रावित होता है, बताओ जठर रस किससे स्रावित होता है? आमाशय द्वारा। आमाशय द्वारा, है ना। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस होता है। आगे, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व कौन है? तो दूध में प्रमुख पोषक तत्व कैल्शियम है। कीटों द्वारा पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम क्या है? घटपर्णी, कीट भक्षी पौधा। आगे, पित्तरस संग्रहित होता है, तो बताओ पित्तरस संग्रहित हो, ध्यान देना। अरे सुनो पहले, पित्तरस यहाँ पर क्या कह रहा है? पित्तरस संग्रहित होता है, पित्ताशय में होता है ना। निकलता कहां से है? पित्त से निकलता है। अरे पित्ताशय से निकलता है। अमर बेल उदाहरण है किसका है? परजीवी का उदाहरण है। और किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? क्षुद्रांत। ये क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत, और बृहद्रांत का मतलब होता है बड़ी आंत। तो रसांकुर वही बिलाई है ना, जो अंगुली नुमा होता है। आगे, पित्त उत्पन्न होता है, तो पित्त कहां पर उत्पन्न होता है? ये कंफ्यूजन होता है। पित्त यकृत से। पित्त, अब याद रखना, पित्त रस का स्राव
होता है यकृत से, लेकिन पित्त रस कहां पर संग्रहित होता है? पित्ताशय में। बड़ा कंफ्यूजन है। पित्त रस कहां से निकलता है? यकृत से, लेकिन पित्त रस संग्रहित कहां रहता है? पित्ताशय में रहता है। क्लियर है? ओके, तो ये आपके 28 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिया। थैंक यू।